झारखंड सामान्य ज्ञान में मैक्सिमम मार्क्स अचीव करना है तो आपको दो ऑब्जेक्टिव वाली बुक जरूर कवर करना चाहिए, उसे जरूर बनाना चाहिए। इसका नाम आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। पहला है मनीष रंजन सर की बुक और दूसरा है उड़ान झारखंड वस्तुनिष्ठ। अगर इन दोनों बुक्स को अच्छे से अगर कवर कर लिया तो यकीन मानिए आप झारखंड सामान्य ज्ञान में मैक्सिमम मार्क्स अचीव करेंगे। इन दोनों बुक्स को यहां पर बहुत अच्छे तरीके से कवर करा दिया जाएगा। सब कुछ आपके सपोर्ट के ऊपर है, आपके रेस्पॉन्स के ऊपर है। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और साथ ही साथ दोस्तों में परीक्षा हॉल्ट 247 को शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन, हमें एक मनोबल मिले अच्छे से अच्छे कंटेंट और मेहनत करने के लिए। मेन बात है मेहनत करने का मनोबल आपके सपोर्ट से ही मिलता है। आज हम करेंगे उड़ान झारखंड वस्तुनिष्ठ को स्टार्ट और पूरा इसमें जितने भी सेक्शंस दिए गए, चाहे वह झारखंड का इतिहास हो, झारखंड का ज्योग्राफी हो, झारखंड का इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, झारखंड की कला एवं संस्कृति, जो भूमि संबंधी कानून है सीएनटी एसपीटी, हर एक सेक्शन को बहुत अच्छे से कवर करा दिया जाएगा। आपको केवल ध्यान से वीडियो को सुनना है और इसके बाद इसके पीडीएफ को डाउनलोड करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड के इतिहास का पार्ट 1। इसके कुल 3 या 4 पार्ट आएंगे और पूरा झारखंड का इतिहास कवर हो जाएगा। सबसे पहला हमारा जो सेक्शन है उस सेक्शन का नाम है झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। क्या है? झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। अब हम इसको देखते हैं एक एक करके। इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? तो इस राज्य यानी कि झारखंड राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा, आप इसके बारे में भली भांति इसको जानते होंगे। पहाड़ियों की बहुलता के कारण, वन एवं पठार की बहुलता के कारण, वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण, या फिर जनजातियों की बहुलता के कारण। तो आप इसे बता पाएंगे कि वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण जो है झारखंड क्षेत्र का नाम झारखंड पड़ा। चलिए आगे देखते हैं झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है। तो झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख आपको ऐत्रेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख आपको ऐत्रेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अगर शताब्दी की बात करें तो 13वीं शताब्दी में हमें देखने को मिलती है। झारखंड 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में। ठीक है। ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख जो है कीकाटानम देशो अनार्थ नाम से किया गया है। कीकाटानम देशो अनार्थ ऋग्वेद में झारखंड को कहा गया। अब देखिए झारखंड को व्रात्य जो है अथर्ववेद में कहा गया है। झारखंड को व्रात्य अथर्ववेद में कहा गया है। वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए इसमें जो दिए गए हैं इसके बाद हाँ, निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णो देव कहा गया है? तो याद रखिएगा यह है आपका ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में कहा गया है असुरों को लिंग पूजक। ठीक है। आगे देखिए तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड को खोखरा कहा गया है। तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड को खोखरा कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट प्रदेश कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट प्रदेश कहा गया है। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र या फिर पुंड के नाम से किया गया है? तो याद रखिएगा कि जो यह आपका ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड का उल्लेख पुंड्र या फिर पुंड नाम से किया गया है। देखिए एक निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? क्या इसमें अकबरनामा है, तारीख बांग्ला है या फिर तारीख फिरोज शाही है? तो देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमने देखा था झारखंड को कुकुट कहा गया। क्या? कुकुट प्रदेश कहा गया है। लेकिन अकबरनामा, तारीख बांग्ला, तारीख फिरोज शाही, इन सबों में जो है तो यहां से क्या हो गया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को अलग नाम से पुकार, जबकि तारीख फिरोज शाही, तारीख बांग्ला, अकबरनामा, इन सब में झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। यह भी आप याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं कि जो टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से पुकारा? तो टॉलमी ने झारखंड को मुंडल कहा था। क्या कहा था? टॉलमी ने झारखंड को मुंडल कहा, मुंडल। ठीक है। अब देखिए वायु पुराण नामक एक ग्रंथ है और इसमें झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो यह भी याद रखिएगा वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है। कंफ्यूज नहीं होइएगा मुरुंड और मुरंड में। देखिए मुरुंड जो है वो झारखंड को, मुरुंड किस उल्लेख किस में उल्लेख किया गया है तो ये भी आगे बात करेंगे। लेकिन मुरंड जो है वो वायु पुराण में कहा गया है, ये बात याद।
विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को मुंड कहा गया। क्या मुंड कहा गया है विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में? फाहियान के द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो फाहियान ने झारखंड को कुक्कुट लाड कहा था। याद रखिएगा, फाहियान ने झारखंड को कुक्कुट लाड कहा था। भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया। भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश, मुंड किसमें कहा गया है, मुरंड किसमें कहा गया है, कलिंद देश किसमें कहा गया है, ये सारे बातों को आपको याद रखना होगा। छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसने संबोधित किया? तो ये देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने झारखंड को छोटा नागपुर नाम से संबोधित किया था। वहीं पर इतिहासकार बुकानन ने कहा था कि बनारस से लेकर के वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड कहा जा सकता है। या बुकानन ने कहा कि बनारस से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया था। किसने? तो इतिहासकार बुकानन ने। 1833 ईस्वी की बात है। इसमें स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहां पर था, जिसे कि रांची के नाम से जाना गया? तो किशुनपुर, जो कि पहले इसका नाम रांची था। देखिए, बाद में इसका नाम रांची पड़ा। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? तो झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण जो है वो आपको 13वीं सदी के ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। यहां से देखिए, महाभारत काल में झारखंड किस बृहद्रथ वंशी सम्राट के अधीन में था? तो याद रखिएगा, जरासंध के अधीन में, जरासंध जो कि एक बृहद्रथ वंशी सम्राट था, इसके अधीन में महाभारत काल में झारखंड इसी के अधिकार क्षेत्र में था। देखिए, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरीक कहा गया। याद रखिएगा, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरीक कहा गया है। अब देखिए, महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से किस नाम से प्रयुक्त किया गया है? तो महाभारत में झारखंड को पशुभूमि कहा गया। यह भी याद रख लीजिएगा, महाभारत में झारखंड को पशुभूमि। अब देखिए, अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को अटावी नाम से संबोधित किया गया है। अशोक के 13वें शिलालेख में जो अटावी नाम का उल्लेख है वो कहीं ना कहीं झारखंड से ही संबंधित है, तो याद रखिएगा। अब समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में झारखंड को मुरुंड कहा गया। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, वायु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया था? मुरंड कहा गया था। क्या कहा गया था? मुरंड। और जो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में उसमें झारखंड को मुरुंड कहा गया, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तारिक ए फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? तो अभी हमने देखा था तारिक ए फिरोज शाही, अकबरनामा, इन सब में झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। तो तारिक ए फिरोज शाही में झारखंड को झारखंड ही कहा गया। तारिक ए बांग्ला में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया? तो तारिक ए बांग्ला में भी झारखंड को झारखंड नाम से ही पुकारा गया है। सियार उल मुत्खरीन में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया? तो इसमें भी झारखंड को झारखंड ही कहा गया। तो याद हो गया, अकबरनामा, सियार उल मुत्खरीन, जो जहांगीर तुजुक ए जहांगीरी है, इन सबों में झारखंड को झारखंड ही कहा गया। ह्वेनसांग ने झारखंड को किस नाम से पुकारा? तो ह्वेनसांग ने झारखंड को किलो नासू फालाना। और फाहियान ने क्या कहा था? तो फाहियान ने कहा था कुक्कुट लाड, और ह्वेनसांग ने क्या कहा? किलो नासू फालाना। तो याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की एक बहुत प्रसिद्ध बुक है पद्मावत, और इस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी की जो एक पद्मावत है, उस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। भक्ति काल के कवि कबीर दास के दोहे में हमें झारखंड का उल्लेख देखने को मिलता है। भक्ति काल के महान कवि कबीर दास के दोहे में हमें झारखंड का उल्लेख मिलता है। मुगल शासन के दौरान झारखंड को खुखरा तथा कुकरा दोनों नाम से संबोधित किया जाता था। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? आप खुद बताएंगे। मुगल शासन के दौरान झारखंड को खुखरा तथा कुकरा दोनों नाम से संबोधित किया जाता था। तो इसका उपरोक्त क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा भी कहा गया, खंखरा भी कहा गया। तो याद रखिएगा, आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा भी, खंखरा भी कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड? तो याद रखिएगा, छोटा नागपुर क्षेत्र, संथाल परगना क्षेत्र को पहले नरीखंड, फिर बाद में उसी को कांकजोल नाम से पुकारा गया। तो यहां कौन सा ऑप्शन होगा, ये आप ही बताएंगे, ठीक है।
निम्न में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया है? तो नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उपयोग किया। अब यहां पर है कि झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है? क्या वनों की अधिकता के कारण, या फिर जनजातियों की अधिकता के कारण, कर्क रेखा के गुजरने के कारण, या जंगली जानवरों की अधिकता के कारण? तो याद रखिएगा, जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्क खंड के नाम से जाना जाता है। आप इस ऑप्शन को टिक नहीं लगा दीजिएगा, कर्क रेखा गुजरने के कारण। ठीक है, अब देखिए, कर्क सुवर्ण नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को संबोधित किया गया? तो कर्क सुवर्ण नाम से झारखंड के छोटा नागपुर को संबोधित किया गया था। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को कलिंद देश कहा गया था। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को कलिंद देश कहा गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने झारखंड को, या अंग्रेजों ने झारखंड को कौन सा नाम दिया था? छोटा नागपुर का नाम दिया था। तो ये हम लोगों ने पूरा झारखंड का ऐतिहासिक परिचय देखा। अब हम लोग आगे देखें। यह है आपका प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, तो इसमें कुछ ऑप्शन जो एमसीक्यूज है उसे देखते हैं। झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? तो झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति आप लोग बिल्कुल जानते होंगे, असुर जनजाति को झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कहा गया। कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को? कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता असुर जनजाति को कहा गया। अब देखिए, झारखंड के संबंध में कुछ यहां पर तथ्य दिए गए हैं, बताइए ये कौन सा झूठा है? यहां के वनों में आदिम जनजातियों का निवास था, सच्चा है। प्राचीन काल में यहां नागवंशी, सिंह, चेर, रक्सेल राजाओं के अधीन स्वतंत्र राज्य का शासन किया, यह सच बात है। आगे देखिए, लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था, बिल्कुल गलत। जब से हम लोग झारखंड के इतिहास को देखते हैं तो यह झारखंड क्षेत्र से पुरातन समय से यह क्षेत्र बाहरी दुनिया के साथ कनेक्टेड था। यह क्षेत्र का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था। हम इसे देखते हैं कि मौर्य युगीन काल में यहां से हाथी वगैरह को लेकर के जाया जाता था, इस क्षेत्र को व्यापार के लिए उपयोग में लाया जाता था। तो बहुत से ऐसे बात है, तो हम ये नहीं कह सकते कि लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। आगे देखिए, नवपाषाण काल में 12 हस्तकुठार, ठीक है, 12 हस्तकुठार में से कितने हस्तकुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए हैं? तो 12 प्रकार के, ठीक है, 12 प्रकार के। झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। क्या था? झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु क्या था? सिंहभूम था। अब देखिए, झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए? झारखंड से किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं और जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है? तो ये आपका 12 गंडा है। किस जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? तो याद रखिएगा, असुर तथा विरजिया जनजातियों को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका कौन सा है? ये आपका हजारीबाग का इसको, हजारीबाग के इसको में हमें अंतरिक्ष मंडल, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं। ये याद रखिएगा, हजारीबाग के इसको से। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो झारखंड के सीतागढ़ा पहाड़, हजारीबाग में पड़ता है सीतागढ़ा पहाड़, यहां से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के शिकार करने के चित्र प्राप्त हुए, वहीं पर हिरन, भैंसा आदि पशुओं के भी चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका है भवनाथपुर, गढ़वा का भवनाथपुर, यहां से आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं, हिरन, भैंसा ये सब चित्र प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है? तो 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां आपको वेणु सागर से प्राप्त हुई हैं, बेलू सागर से। अब आगे, अच्छा, कौन सा पुरातात्विक अवशेष जो है हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ? देखिए, हजारीबाग के इसको से बहुत से पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन इनमें से कौन सा प्राप्त नहीं हुआ ये आपको बताना है। खुला सूर्य मंदिर यहां से प्राप्त हुआ है, बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र ये भी प्राप्त हुआ है, अलग अलग पत्थरों पर शैल चित्र दीर्घा भी प्राप्त हुआ है, लेकिन कब्रगाह के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में बताइए कौन झूठ है? लूपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं क्या? तो लूपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है, लूपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार तथा बांध के फलक प्राप्त हुए, बिल्कुल सही बात है।
दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए नहीं। ठीक है। बोनगरा से हाथ के बने मृदबांड तथा पत्थर के मन के प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है। बोनगरा से हाथ से बने मृदबांड तथा पत्थर के मन के प्राप्त हुए हैं। अब देखिए झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो याद रखिएगा पूर्व पुरापाषाण काल। ठीक है। तो झारखंड में सबसे प्राचीन अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो आपके पूर्व पुरापाषाण काल के प्राप्त हुए हैं। झारखंड में से निम्न में किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शैल चित्र प्राप्त हुआ है, तो गढ़वा के भवनाथपुर से झारखंड के निम्न में से झारखंड के किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अभी हमने देखा था लूपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने उसे सच कहा है, तो ये लूपगढ़ी हो गया। क्या लूपगढ़ी हो गया। सिंहभूम के किस स्थान से हस्तनिर्मित मृद भांडों के अवशेष, पत्थर के मनके तथा कुल्हाड़ी इत्यादि प्राप्त हुए हैं, तो ये आपके सिंहभूम के बोनगरा से, ये भी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अब देखिए झारखंड के किस जिले से, तो झारखंड के लोहरदगा से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। झारखंड के लोहरदगा से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। झारखंड के किस स्थान से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है। अच्छा भैया, 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है, तो याद रखिएगा ये झारखंड के पांडु से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। अच्छा, इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं, तो ईटखोरी से। कहां पर? ईटखोरी से, चतरा के ईटखोरी से ये आपको मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है, तो ये बताइए। हजारीबाग के इसको से अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इस हजारीबाग के इसको में विशाल खुला सूर्य मंदिर है, ये प्राप्त हुआ था। ठीक है। हजारीबाग के जिले के किस स्थान के तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुआ है, तो ये भी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, बाहरगंडा। ठीक है, बाहरगंडा जो कि हजारीबाग जिले में पड़ता है। अब हजारीबाग जिले के किस स्थान से तो कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मन के प्राप्त हुए। अभी हमने देखा था कि कब्रगाह के अवशेष हजारीबाग के लूपगढ़ी से प्राप्त हुए हैं, तो कब्रगाह भी वहीं पर है, तो कब्रगाह के अंदर तांबे के आभूषण और पत्थर के मन के लूपगढ़ी से ही प्राप्त हुए हैं। रांची जिले के किस स्थान से, तो रांची जिले के नामकुम से, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, नामकुम से तांबे व लोहे के औजार तथा बाण के फलक प्राप्त हुए हैं। अब देखिए कि झारखंड के निम्न में से किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है, तो झारखंड के लोहरदगा से, ये भी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, तो लोहरदगा से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। अब देखिए झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है, तो लातेहार का पलामू किला। देखिए पलामू किला लातेहार में है। ठीक है, याद रखिएगा लातेहार के पलामू किले से। अब है आपका, अब हम देखेंगे झारखंड में जो कह सकते हैं कि जो धार्मिक आंदोलन है उसे हम लोग देखते हैं, तो ये अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे झारखंड में जैन धर्म से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स। झारखंड में जैन धर्म, तो देखिए झारखंड राज्य के बेनूसागर जो कि सिंहभूम जिले में पड़ता है, वहां से स्थान से क्या प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। झारखंड के सिंहभूम जिले के बेनूसागर से जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। सूर्यकुंड कहां पर स्थित है, तो सूर्यकुंड आपके हजारीबाग में स्थित है। सूर्यकुंड हजारीबाग में स्थित है, याद रखिएगा। अब देखिए झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है, तो हनुमान गांव से। कहां से? झारखंड के हनुमान गांव से जैन धर्म से संबंधित है। देखिए सड़क क्या होता था, इसके बारे में हम लोगों ने थ्योरी क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, सड़क क्या होता है, तो सड़क जो था जिसे श्रावक भी कहा जाता है, और श्रावक का बिगड़ा रूप हमने बताया था कि श्रावक का बिगड़ा रूप सड़क होता है। और सिंहभूम में जो आरंभिक निवासी थे, सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे, इसे सड़क कहा जाता था। क्या? सड़क कहा जाता था, सड़क या फिर श्रावक। ठीक है, सड़क या फिर श्रावक कहा जाता था। तो ये हम लोगों ने थ्योरी क्लास में देखा था। आप जरूर से जरूर झारखंड के इतिहास का थ्योरी जरूर देखिएगा और फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव को लगाइएगा। तो कुछ ऑप्शंस कभी कभी ऑब्जेक्टिव बुक में गलत दिए रहते हैं, वहां से आप क्या कर सकते हैं, करेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको कभी कुछ झारखंड ऑब्जेक्टिव जब हम कराएंगे तो फ्लो में जो ऑब्जेक्टिव यहां पर दिया गया है ऑब्जर्व, वो अगर दे दे तो आप अच्छे से सुनिएगा, थ्योरी कीजिएगा और उसके बाद आप जरूर यहां पर कमेंट कर सकते हैं कि ये ऑप्शन का ये सही होगा। ठीक है, हम
हम भी उसको कमेंट में, कुछ ऑप्शन गलत रहेगा तो कमेंट में पिन कर दिया करेंगे। चलिए, लेकिन अभी सब सही है यहाँ पर। चलिए बात करते हैं आगे। पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? पारसनाथ की पहाड़ी जो है वो गिरिडीह जिले में स्थित है। कोई बात नहीं, पारसनाथ समेत शिखर, ठीक है, तो समेत शिखर जो है वो आपकी गिरिडीह में है। आगे देखिए, पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? कोई इसमें कहने की बात नहीं है, जैन धर्म का है। किसका? जैन धर्म का है। झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? तो झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी को, ठीक है, जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब जैन धर्म का पवित्र स्थल पारसनाथ झारखंड राज्य के किस जिले में है? इसमें कोई बात है क्या? ये गिरिडीह जिले में है। ठीक है, गिरिडीह जिले में, जिसे कि जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो ये आपके 20 तीर्थंकरों ने, 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी समेत शिखर पर ये आपका क्या है, निर्वाण प्राप्त किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर का नाम क्या है? तो पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भी हैं। ठीक है, जैन धर्म के 23वें और 24वें तो आप जानते हैं, महावीर स्वामी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण कब हुआ था? इनका निर्माण, ठीक है, इनका निर्माण कब हुआ था? तो ये आपका है 717 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व क्या होता है, बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, इसके बारे में हम समझते होंगे कि आपको जानकारी होगी। ठीक है, चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छा, यहां पर कहा गया है कि बताइए कौन सा सत्य है। यहां सब झूठा दिया गया है, लेकिन इनमें से कौन सा सत्य है चतरा जिला के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में? अच्छा, ठीक है। अब देखिए, कहता है इस पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियों के अवशेष विद्यमान है। गलत है। ठीक है, यहां पर 9 सर्प छत्रों युक्त जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है। गलत है, कोल्हुआ पहाड़ के बारे में बात हो रहा है। इस पहाड़ के पत्थर पर अनेक पदचिन्ह हैं, जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पदचिन्ह मानते नहीं। उपरोक्त सभी कथन यहां पर गलत है। देखिए, पलामू जिले के किस स्थान से, पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? तो देखा था हमने, हनुमान गांव। कितना? हनुमान गांव। अब यहां पर कहता है कि जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन झूठा है? ठीक है, इसमें दिए गए कुछ फैक्ट, बताइए कौन सा झूठा है। जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त हुई थी। गलत है, क्योंकि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों को पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो सभी तो नहीं है, 20 है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। दामोदर एवं कसाई नदी घाटी क्षेत्र से जैन धर्म के संबंधित अवशेष प्राप्त हुए। तो याद रखिएगा, दामोदर और कसाई नदी घाटी क्षेत्र से जैन धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। सही है। छोटा नागपुर का मानभूम क्षेत्र जैन सभ्यता एवं संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। याद, सही है, छोटा नागपुर का मानभूम क्षेत्र, जो कि धनबाद है अभी, तो छोटा नागपुर का मानभूम क्षेत्र जैन सभ्यता एवं संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। बिल्कुल सही है। सिंहभूम के बेनुसागर नाम स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। बिल्कुल सही है। अब हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब ये है आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड। झारखंड के दियापुर दालमी, झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए। ठीक है, बिल्कुल सही। ये भी याद रख लीजिएगा कि झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए। यह स्थान किस जिले में है? तो याद रखिएगा, यह स्थान झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। दियापुर दालमी, दियापुर दालमी। अच्छा, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? बौद्ध धर्म से तो मूर्तिया गांव से है। हनुमान गांव तो हमने देखा अभी कि जैन धर्म से, पारसनाथ पहाड़ी जैन धर्म से है, लेकिन जो मूर्तिया गांव है, यहां पर हम कह सकते हैं कि ये मूर्तिया गांव बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब देखिए, फाहियान के द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा, सीतागढ़ा पहाड़, सीतागढ़ा पहाड़। ठीक है, झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? अच्छा, झारखंड के किस स्थान से ये मिला है भैया? तो ये आपके सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग से मिला है। कहां? सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग से मिला है। हजारीबाग के किस स्थान, हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? सूर्यकुंड से। हजारीबाग के सूर्यकुंड से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। ठीक है, बंगाल के पाल शासकों के दौरान, बंगाल के पाल शासकों के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ था? तो झारखंड में जो पाल शासकों के दौरान झारखंड में वज्रयान शाखा विकसित हुई थी। वज्रयान शाखा, याद रखिएगा, वज्रयान शाखा। ठीक है, बौद्ध धर्म का वज्रयान शाखा, बौद्ध धर्म का जो वज्रयान शाखा है वो जादू टोना से संबंधित है। अब देखिए,
निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? अच्छा, एक टूटी हुई प्रतिमा आपके झारखंड के घोलमारा से प्राप्त हुई है, ठीक है? झारखंड के घोलमारा से प्राप्त हुई है। अब देखिए गुमला जिले के किस स्थान से, गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? अच्छा, गुमला जिले के कटुंगा गांव से, याद रखिएगा, गुमला जिले के कटुंगा गांव से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की दो प्रतिमा मिली है? तो जमशेदपुर के पटंबा गांव से, जमशेदपुर के पटंबा गांव से, ठीक है, ये भगवान बुद्ध की दो प्रतिमा मिली है। खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो खूंटी जिला के बलवादाग से, याद रखिएगा, खूंटी जिला के बलवादाग से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है? अच्छा, पलामू जिला के मूर्तिया गांव से, कहां से? पलामू जिला के मूर्तिया गांव से आपके सिंह का एक शीर्ष प्राप्त हुआ है, जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो झारखंड के ईचागढ़ से, ठीक है, झारखंड के ईचागढ़ से बौद्ध देवी तारा देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अब आगे देखिए, झारखंड राज्य के धनबाद जिले के दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए, ठीक है, झारखंड राज्य के धनबाद जिले के दालमी और बुद्धपुर से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब देखिए धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे? तो याद रखिएगा, दामोदर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, दामोदर नदी के किनारे स्थित है। अब देख लेते हैं आगे कि जो धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल, ये भी आपके दामोदर नदी के किनारे ही स्थित है, दामोदर नदी के किनारे ही स्थित है। झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है? तो ये जो आपका बुद्धेश्वर मंदिर है, ये आपके झारखंड के धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान पर ये बुद्धेश्वर मंदिर है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो सरायकेला खरसावां के सरायकेला कहाँ है? सरायकेला खरसावां में है। यहाँ के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? तो रांची म्यूजियम में रखा गया है। आगे देखिए कि जो निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया? तो देखिए झारखंड में जब कुमारगुप्त आया, ठीक है, तो कुमारगुप्त के बाद झारखंड में बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हो गया था। अब हम देखेंगे प्राचीन काल में झारखंड, ठीक है, प्राचीन काल में झारखंड के ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे प्राचीन काल में, ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखिए हरियंक वंश का कौन सा शासक, तो हरियंक वंश का कौन सा शासक झारखंड के क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था? तो ये आपका कौन सा है? हरियंक वंश का बिंबिसार, जो कि झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। और नंद वंश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब कौन सा कथन सत्य है, यहां पर झूठा दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सत्य है। तो देखिए नंद वंश की सेना में जनजातीय लोग भी शामिल थे, ये आपका सत्य है, बाद बाकी आप पढ़ लीजिएगा, सारे के सारे गलत थे। प्राचीन काल का वह प्रथम शासक जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में अवस्थित थी। तो प्राचीन काल का वह प्रथम शासक कौन था? तो ये याद रखिएगा, शशांक, ठीक है, शशांक जो है जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में अवस्थित थी। शशांककालीन वेणुसागर मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो ये याद रखिएगा, शिव देवता से। तो शशांक एक शैव संप्रदाय का अनुयायी था, तो वहां पर जो इसने वेणुसागर मंदिर का निर्माण कराया, ये आपके शिव देवता से, भोलेनाथ से संबंधित थे। अब देखिए प्राचीन काल में संथाल परगना को निम्न में से किस नाम से संबोधित किया गया है? तो अभी हमने देखा था प्राचीन काल में नरीखंड नाम से, और प्राचीन काल में संथाल परगना को संबोधित किया गया था, और इसी नाम को आगे जाकर के संथाल परगना कांकजुल कहा गया, ऐसा हमने देखा। अब देखिए झारखंड की किस नदी के उद्गम स्थल तक मगध राज्य की सीमा का विस्तार माना जाता है? झारखंड की किस नदी के उद्गम स्थल तक मगध राज्य की सीमा का विस्तार माना जाता है? तो दामोदर नदी तक, ठीक है, दामोदर नदी। झारखंड में खुदाई के दौरान इंडियो-सीथियन सिक्के प्राप्त हुए थे, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये कहां से प्राप्त हुए? तो ये चाईबासा से। कहां से? चाईबासा से प्राप्त हुए। रोमन सम्राट के सिक्के झारखंड में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो रोमन सम्राट के सिक्के झारखंड के सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं, और इससे पता चलता है कि प्राचीन काल में जो हमारा व्यापार है वो विदेशों से भी रहा। रोमन सम्राट के सिक्के झारखंड के सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं। अब देखिए कि यहां पर कहा जा रहा है झारखंड के किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के
प्राप्त हुए हैं। तो झारखंड के रांची से आपको कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, झारखंड के रांची से। अब देखिए, अशोक के द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध के प्रचार के लिए भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, अशोक के द्वारा झारखंड में जनजातियों के बीच बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया और उसे आटवी कहा गया। किसे? उसे आटवी कहा गया था। अब देखिए, समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया? अभी हमने देखा था कि समुद्रगुप्त के जो मुरुंड प्रदेश, किसे? समुद्रगुप्त के प्रशस्ति अभिलेख में मुरुंड देश कहा गया, तो यह मुरुंड देश समुद्रगुप्त के समय ही कहा गया। झारखंड के किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? यहां पर है नहीं होना। सतगावा से गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं, पिठोरिया से हुए हैं, मदुई पहाड़ से हुए हैं, लेकिन वेणु सागर से ये झारखंड के गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। शशांक के शासन के दौरान झारखंड के सिंहभूम के वेणु सागर में, झारखंड के सिंहभूम में, तो ये जो वेणु सागर है वो कहाँ है? सिंहभूम में, ये भी याद रख लीजिएगा। तो सिंहभूम के वेणु सागर में किस भगवान का मंदिर निर्मित कराया गया था? तो देखिए, शशांक जो थे क्या थे? शैव उपासक थे, तो वो शिव मंदिर ही बनाएगा, ठीक है, शिव मंदिर, तो शिव मंदिर बनाया था। देखिए, शशांक जो था एक शैव संप्रदाय का अनुयायी था, शशांक शैव संप्रदाय का अनुयायी था और इसने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया तथा हिंदू धर्म महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया, ठीक है, शशांक ने। झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात वैनसांग से होती है? देखिए, झारखंड के राजमहल क्षेत्र से, राजमहल क्षेत्र में वैनसांग की मुलाकात किससे होती है? हर्षवर्धन से होती है, हर्षवर्धन से होती है। अब देखिए, पूर्व मध्यकाल से पहले निर्मित हुआ है टांगीनाथ का मंदिर, ये झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये झारखंड के गुमला जिले में स्थित है, याद रखिएगा, झारखंड के गुमला जिले में स्थित टांगीनाथ का मंदिर है और यह मध्यकाल से पूर्व निर्मित हुई थी, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं एक एक कथनों पर। मौर्य काल में मगध से दक्षिण, ठीक है, मगध से दक्षिण की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग जो है वो झारखंड से होकर गुजरता था। अच्छा, मौर्य काल में मगध से दक्षिण की ओर, मगध से दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर, ये नीचे जाकर साउथ से जुड़ता था व्यापार के लिए, तो ये झारखंड से होकर व्यापारिक मार्ग गुजरता था, ये हिस्ट्री में हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही है। मौर्य काल में झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक महत्व था, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। कौटिल्य के अनुसार तत्कालीन कुक्कुट देश झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी, ये भी बिल्कुल सही है। अब यहां पर क्या हो जाएगा? तीनों सही। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग के लिए इनमें से कौन चीज झारखंड से मंगाई जाती थी? तो अभी हमने देखा था झारखंड से हाथियों को मंगाया जाता था। कौटिल्य ने झारखंड के इंद्रावक नदियों से, ठीक है, कौटिल्य ने झारखंड के इंद्रावक नदियों से हीरा प्राप्त होने का उल्लेख किया है, यह भी हमने देखा था हिस्ट्री। अब देखिए, झारखंड प्रदेश में अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु रक्षित नाम के अधिकारी को भेजा गया था। किसे? रक्षित नाम के अधिकारी को भेजा गया था, रक्षित को भेजा गया था, जिसे भी रक्षित कहा। किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में, किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है कि, क्या वर्णित है भैया? देखिए, इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। तो ये तो सीधा साधा सवाल है, अशोक है इसका सही जवाब। अब देखिए क्या होता है, हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काट कर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं? तो हजारीबाग के मदुई पहाड़ से हुए हैं, हजारीबाग के मदुई पहाड़ से। देखिए, निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया? निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन को अपने में मिला लिया था, जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था? तो ये आपका समुद्रगुप्त है, ये आपका समुद्रगुप्त है। झारखंड में मुंडा पाहन तथा महतो व भंडारी प्रथा किस काल का देन माना जाता है? तो ये आपके गुप्त काल की देन माना जाता है। ये सब हमने हिस्ट्री में बहुत अच्छे से किया है, आप उसे देखिएगा तो आसानी से सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स आप लगा पाएंगे। झारखंड के किस जिले में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका पलामू है, ये आपका पलामू जिला है। देखिए, गुप्त काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके कौन सा कथन सत्य है। रांची के निकट पिठौरिया पहाड़ पर गुप्त काल से संबंधित एक कुआं मिला है, बिल्कुल सही है। सतगावा पहाड़ी के प्राप्त मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्त काल से संबंधित है और उपरोक्त दोनों कथन सही है, तो बिल्कुल सही, उपरोक्त दोनों कथन सही है। अब आगे देखते हैं, कहता है यहां पर बताइए कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन झूठा है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान, देखा था कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विजय के अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय को झारखंड में शरण लेनी पड़ी, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब देखिए, वेनसांग ने अपने यात्रा वृतांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा की है।
वेनसांग ने अपने यात्रा वृतांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा की है, तो की है उसने वेनसांग ने, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि गुप्त काल में इस क्षेत्र में आए चीनी यात्री फायान ने झारखंड को कुक्कुटलाट नाम से संबोधित किया, सही है। लेकिन सभी कथन सही नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए घाघरा जो कि गुमला में स्थित हापा मुनि गांव, घाघरा जो कि गुमला में स्थित हापा मुनि गांव का महामाया मंदिर किस काल से संबंधित है? अच्छा, गुमला में स्थित, गुमला के घाघरा में स्थित, गुमला के घाघरा में स्थित हापा मुनि गांव में जो एक महामाया मंदिर है, उस वह किस काल से संबंधित है? तो वह पूर्व मध्यकाल से संबंधित है। तो देखिए ये जो मध्यकाल से पहले ही हापा मुनि गांव में महामाया मंदिर का निर्माण हो चुका था, इसीलिए कहा जा सकता है कि मध्यकाल से पहले ही महामाया मंदिर का निर्माण हो चुका था। कहां पर? गुमला के घाघरा में हापा मुनि गांव में, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। अब हम देखते हैं झारखंड के ईटखोरी से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। झारखंड का प्रसिद्ध टांगीनाथ मंदिर का निर्माण, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि झारखंड में जो टांगीनाथ मंदिर का निर्माण है वो मध्यकाल से पहले निर्मित हो चुका था। रामगढ़ जिले के रजरप्पा नामक स्थान पर, देखिए रामगढ़ जिले में कि रजरप्पा नामक स्थान पर जो छिन्न मस्तिका मंदिर का निर्माण किस काल में किया गया था? तो ये देखिए छिन्न मस्तिका मंदिर का निर्माण आपके किसमें किया गया था? तो ये आपके पूर्व मध्यकाल, मतलब मध्यकाल से पहले ही इसका निर्माण कराया जा चुका था। किसका? जो छिन्न मस्तिका मंदिर का निर्माण है। ईटखोरी में स्थित मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ था? देखिए ईटखोरी में स्थित मां भद्रकाली का जो मूर्ति है उसका निर्माण पाल काल में हुआ था। किसमें? पाल काल में हुआ था। उड़ीसा के किस राजा ने 12वीं सदी में सर्वप्रथम स्वयं को झारखंड का राजा घोषित किया था? अच्छा, उड़ीसा के नरसिंह देव द्वितीय ने क्या कहा था? झारखंड का राजा, स्वयं को झारखंड का राजा घोषित कर दिया था। कब? 12वीं सदी में। और नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में ही सबसे पहले, अगर पूछा जाए कि बताइए कौन से राजा के ताम्रपत्र में सबसे पहले झारखंड नाम का उल्लेख मिलता है, तो ये आपके नरसिंह देव द्वितीय ही हैं। तो ये उड़ान झारखंड वस्तुनिष्ठ से झारखंड के इतिहास का पार्ट 1 था, जिसमें हमने प्राचीन काल में झारखंड तक देखा है, और इसके बाद हम लोग मध्यकाल में झारखंड और आधुनिक काल में झारखंड तक पूरे झारखंड के इतिहास को उड़ान झारखंड वस्तुनिष्ठ से कवर कर लेंगे। और भी जो इसमें सारे सेक्शंस को कवर करेंगे, साथ ही मनीष रंजन सर की बुक को कवर करेंगे। साथ ही साथ झारखंड के अलावे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, चाहे वह हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सबको यहाँ पर अच्छे से कवर करा जाएगा। रीजनिंग भी आप लोगों के लिए यहाँ पर जल्दी ही स्टार्ट हम करेंगे। और रीजनिंग का देखिए डेली वीडियो नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो है कि जो चैप्टर्स को चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एक चैप्टर एक दिन में कवर करा के आपको दे दिया जाएगा, बहुत अच्छे से समझा करके, और उसके कॉन्सेप्ट को आप देखिए, और इसके बाद जिस बुक को आपको कहा जाएगा उससे आपको केवल प्रैक्टिस करना है। तो रीजनिंग में 20 नंबर लाना भी जेएसएससी सीजीएल में आसान हो जाएगा, अगर आप पूरे तरह से क्लास को फॉलो कर लेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो।